इसराइली जो जारियत है और इसराइली जो अटैक्स वो करते हैं आईडीएफ, उसका ये एक ट्रेडमार्क है कि जब तक वो कहीं किसी मुल्क में बच्चे या औरतों को कत्ल नहीं करते तो तब तक कोई समझती नहीं कि जंग हो रही है। که ملاحظه کردی صدایی که شنیدی فضای غبارآلود استودیو रजीम चेंज जब अगर तो हो जाए तो उसके बहुत सारे राज ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो कभी मंजर आम पर नहीं आते। लेकिन अगर कोई इन द मिडल ऑफ रजीम चेंज कोई चीज नहीं हो पाती, ठीक है ना, वो अगर रजीम चेंज फेल हो जाए तो वो उसके इतने भयानक असरात होते हैं ना पूरे खित्ते के ऊपर, और ऐसे ऐसे राज बाहर आते हैं। هم میهنانم جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده. तो व्यूअर्स हमने रिसेंट नेतन्याहू का एक बयान देखा जिसमें वो कह रहे थे कि द इरानियन मिसाइल्स डू नॉट डिफरेंस बिटवीन एन इजरायली अरब एंड एन इजरायली ज्यू। तो वारिस साहब इसका स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं कि मतलब ये इस स्टेटमेंट ने जो उनकी अपनी आइडेंटिटी है जो पैलेस्टीनियंस की उसको काफी ज्यादा If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. ये तो हमारे इरानियन भाइयों को पहले पता होना चाहिए था कि इंडिया उनके मुल्क के अंदर क्या कर रहा है। आपने देखा 73 इंडियन हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है जी, स्पाई चार्जेस है उनके ऊपर, जासूसी के इल्जाम में किसके लिए कर रहे थे, मुसाद के लिए। कहाँ पे रह रहे थे, ईरान के अंदर। तो अब वो कौन लोग होंगे, वो सारे वेल ट्रेन्ड रॉ के लोग होंगे ना, एजेंट्स होंगे। که اون در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه ضربه तो डोनाल्ड ट्रम्प ने 3 ट्वीट किए, उसमें से पहली ट्वीट में उन्होंने कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर ईरान को, और जो दूसरी ट्वीट की उसमें उन्होंने कहा कि वी नो वेयर इज द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इज हाइडिंग, एंड जो तीसरी ट्वीट की उसमें उन्होंने कहा कि नाउ वी हैव कंट्रोल ओवर ऑल इरानियन स्काइज, एंड कह रहे थे कि ईरानियन जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है बट नॉट एज गुड एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है कि ऑयल फील्ड का आपको पता है अगर वहाँ पे हिट किया जाए तो जो ऑयल ने तो निकलना ही होता है वो निकलता रहता है, और लेकिन वहाँ पे आग बुझती नहीं है। जी बिल्कुल, आग बुझती नहीं, लेकिन रीजन पर असर वो पड़ेगा। जरूर है, आपकी बात में इससे एग्री करता हूँ, लेकिन देखिए जंग है तो एक दूसरे को नुकसान तो पहुंचाया जाएगा इसमें। Pakistan's Chief of Army Staff, Field Marshal Asim Munir, has arrived in Washington for a 5-day official visit aimed at strengthening military and strategic ties between Pakistan and the United States. देखिए ये एक चीज तो आपने सुनी होगी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हैफा सिटी को टोटल उन्होंने बर्बाद कर दिया है। उसका ये मतलब है कि ईरान ये उनको मैसेज दे रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी और उन लोगों को जो इसराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये बता रहा है कि हम कैपेबल हैं, आपकी जो ये इकोनॉमिकल शाहराग है ना इसको भी काट सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली नकी, वेलकम टू एएन व्लॉग्स। तो व्यूअर्स अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि ईरान ने भी इसराइली जारियत के जवाब में रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कर दी हैं। ईरान का इसराइल पर अभी तक हमला जारी है और ये टिट फॉर टैट चल रहा है। जिस तरह इसराइल पहला हमला करता है उसके बाद ईरान दूसरा हमला करता है, फिर इसराइल तीसरा हमला करता है तो ईरान चौथा हमला करता है। तो व्यूअर्स हम इस वीडियो में यही पॉसिबली डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये टिट फॉर टैट कब तक चलता रहेगा और क्या ये रीजन में बड़ी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ पूरे खित्ते को ले जाएगा, और इस जंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या ये पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर देगा। तो इसी तरह के चंद मजीद क्वेश्चन हम वाजिद साहब से पूछते हैं, तो देखते हैं कि उनका क्या इस बारे में मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, आपके व्यूअर्स को भी सलाम। तो वाजिद साहब, ईरान ने जो इजरायली जाहिरियत का जवाब दिया जिसको उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया, तो इसके मुताबिक ईरान का जो जवाबी हमला था तो उसका स्केल क्या था, उसकी प्रिसीशन कितनी थी और डैमेज के लिहाज से उसने कितना डैमेज इसराइली कैपिटल तल अवीव और ख़ास तौर पर हाइफा पोर्ट में किया जो कि रिपोर्ट हुआ है। देखिए जी, जो ईरान का जो रिटेलिएटरी उसने स्ट्राइक्स की है ना इसराइल के ऊपर, वो तो अभी तक जारी हैं। उसमें तकरीबन 10 अभी तक अटैक, ऐसे मेजर बड़े अटैक जो ईरान की तरफ से किए जा चुके हैं, तो जिसमें मुख्तलिफ मिसाइल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं कि प्रेसिजन या उसका स्केल कितना, स्केल बहुत ही लार्ज स्केल है, अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले कभी ईरान ने इतना बड़ा अटैक किसी भी और मुल्क पे नहीं किया, और इसराइल के ऊपर तो कभी किसी ने इतना बड़ा अटैक नहीं किया इससे पहले, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड है। और इसमें जो ज़्यादातर मिसाइल्स ही इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसा आपको पता है कि ईरान के पास जो एयरफोर्स है वो बहुत लिमिटेड है और उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, और उनके मिसाइल्स जो है वो बहुत सारी जो उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं लगे हुए। आप देखें कि इराक़ के अंदर भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, अमेरिका की प्रेजेंस मौजूद है, और इसी तरह से जॉर्डन के अंदर भी हैं। तो इनकी एयर स्पेस को भी मतलब इससे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने के बाद फिर उसके बाद जो जब वो इसराइल की जो एयर स्पेस में एंटर होते हैं तो वहाँ पे भी 3 किस्म का मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। उससे बचने के बाद जो है ना उनके कोई अराउंड को 20-30% जो मिसाइल्स हैं वो फिर भी हिट कर रहे हैं। और प्रेसिजन जो आप पूछ रहे हैं उसकी प्रेसिजन इस तरह से ये क्रेडिबल लगती है हमें ईरानियन मीडिया की, जो वो बता रहे हैं, क्योंकि बहुत कम जानी नुकसान हो रहा है।
मतलब सिविलियंस को नहीं वो मार रहे। आप देखें कि हालांकि जो इजराइल की जो जितने भी ये उनकी मुसाद का हेडक्वार्टर हो गया या जिस तरह से वीजमैन इंस्टीट्यूट को उनको निशाना बनाया है, हैफा पोर्ट को निशाना बनाया है, ये सारे पॉपुलेटेड एरियाज हैं, इसके इर्द गिर्द सारी सिविलियन आबादी भी है, तो उसको वो हिट नहीं कर रहे। और उनकी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, किसी भी इस तरह की बिल्डिंग को उन्होंने हिट नहीं किया जिसमें सिविलियंस हों। तो यहाँ से उनकी आपको आइडिया होता है कि कितने प्रिसाइज्ड हैं उनके जो अटैक्स वो कर रहे हैं। और इसमें बातियाम है और तल अवीव है, तमरा है, ठीक है, इसी तरह हैफा है। तो ये तो वो शहर हैं जो बिल्कुल जिनको वो रेगुलरली हिट कर रहे हैं पिछले 5-6 दिन से, ठीक है जी, ईरानियन। और जो ईरान ये बता रहा है हमें कि जी अब मेरा इस वक्त ईरानियन जो कंट्रोल है इनकी इजराइल की एयर स्पेस के ऊपर, तो ये बिल्कुल क्रेडिबल लगता है, क्योंकि वो जहाँ चाहते हैं बड़ी इम्प्यूनिटी के साथ वो हिट कर देते हैं इनको। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ईरान का अभी तक जो जितना भी मौक़िफ़ है ईरानियन मीडिया के थ्रू आ रहा है या इनके स्टेट मीडिया के थ्रू, वो बिल्कुल क्रेडिबल लगता है। तो वाजिद साहब ने इसराइली जारियत को न्यूज़ में खुद अपनी आंखों से देखा कि जिस तरह उसने अभी जो रिसेंट उसने जो ईरानियन स्टेट टीवी चैनल पर जो अटैक किया है, और उसके मुकाबले में अगर जब हम देखें जो ईरानियन पीपल है वो बहादुरी के लिहाज से हमेशा नंबर ले जाते हैं। که ملاحظه کردید صدایی که شنیدید فضای غبارآلود استودیو आपने देखा होगा उनके एंकर जो थी वो पहले वहाँ मौजूद थी, लेकिन इस अटैक के बाद वो भागी नहीं, वो बल्कि खुद दोबारा आके वहाँ पर अपना प्रोग्राम जारी रखे हुए थी। और इसके मुकाबले में हम कुछ वीडियोज़ ये भी आई हैं कि इसराइली जब रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे होते हैं और ईरानियन हमले होते हैं तो वो वहाँ से किस तरह भाग रहे होते हैं। פה זה, לדעתי זאת אסטרטגיה מאוד מסוכנת. מה שאנחנו רואים פה זה הסלמה חמורה. איראן, לאן? מה אתם אומרים? तो इस लिहाज से तो आप क्या समझते हैं कि सच में ईरानियन जो है नो बहादुर डाउट है? जी, देखें ईरानियन जो है बहुत रेजिलिएंट कौम है। और वैसे भी देखें जो एक बुनियादी फ़र्क है ना ईमान का, तो वो तो साफ नज़र आ रहा है ना। तो वो मरने से तो नहीं डर रहे ना। देखें उनको हालांकि पता है वो ज़्यादा हिट हो रहे हैं, उनको ये भी पता है कि ये सिविलियंस को भी हिट करते हैं, बच्चों के हॉस्पिटल्स को तक भी हिट करते हैं, ठीक है। उसके बावजूद वो लोग देखें आपको उस तरह से पैनिक नज़र नहीं आता है ईरानियन जो हैं, लेकिन आपको इजराइल में ये पैनिक बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है उनके स्ट्रीट्स के ऊपर, जिस तरह से वो भाग के बंकर्स में छुपते हैं जब उसके सायरन बजते हैं, तो आपको वो पैनिक उनकी स्ट्रीट में नज़र आ रहा है, इधर बिल्कुल पैनिक नहीं है। तो इससे तो साफ वाज़ेह है कि वाजिद साहब ये इसराइली जो जारियत है और इसराइली जो अटैक्स वो करते हैं आईडीएफ, उसका ये एक ट्रेडमार्क है कि जब तक वो कहीं किसी मुल्क में बच्चे या औरतों को कत्ल नहीं करते तो तब तक वो ये समझती नहीं कि जंग हो रही है। तो जिस तरह उन्होंने गजा और फ़लस्तीनी बच्चों को मारा, तो उसी तरह वही सेम पैटर्न वो ईरान में दोहरा रहे हैं। और वो इसलिए यूँ दोहराते हैं कि सिविलियन इससे डरें और डरने के बाद वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ सर्टिफाइड चाइल्ड किलर है वैसे भी। तो वाजिद साहब आप हमें इससे ज़रा मज़ीद इसके बारे में बताएं कि असल में जो इसराइल है उसके ये मकासद क्या हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं? रजीम चेंज ऑपरेशन करना चाह रहा है या फिर वो न्यूक्लियर उनकी फैसिलिटीज़ को हिट करके न्यूक्लियर उनकी कैपेबिलिटी को ख़त्म करना चाह रहा है? लेकिन अगर न्यूक्लियर वाली साइड पर देखें तो हमने ये रिसेंट हिस्ट्री में देखा है, जो नेतन्याहू हैं वो इससे पहले भी ये बात अपने इंटरव्यूज़ में जिक्र करते रहे हैं, कभी लीबिया के लिए, कभी इराक के लिए, सद्दाम के लिए और कभी सीरिया के लिए, और अब वो सेम पैटर्न यही वो ईरान पर दोहरा रहे हैं। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें उन्होंने जो एग्जैक्ट जो अल्फाज अभी उन्होंने इस रजीम के लिए या ईरानियन क़यादत के लिए इस्तेमाल किया ना, कि अगर इस जंग को जल्दी ख़त्म करना है, जो अकॉर्डिंग टू नेतन्याहू वो ये कह रहे हैं कि जो आयतुल्लाह अली ख़amenei है इनको असैसिनेट कर दिया जाएगा तो ये जंग ख़त्म हो जाएगी। ये इतना स्टूपिड है, इतना मतलब कि इनकी सेंसलेस ये चीज़ है, बेसलेस बिल्कुल। यही चीज़ इन्होंने सद्दाम हुसैन के बारे में भी यही कही थी कि सद्दाम हुसैन को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो ये खिता स्टेबल हो जाएगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा था, मैंने उनकी स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे कि आई गारंटी। If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. तो इतनी गारंटी के साथ यानी वो ये कह रहे थे। अब वो किधर गई गारंटी? इराक कितनी देर तक डिस्टेबलाइज रहा है, ठीक है जी। इनका एक वतीरा रहा है, देखें, मुसाद का और CIA का। ये हमेशा मिलके पूरे खित्ते में रजीम चेंज करते हैं। आपने देखा होगा इन्होंने सीरिया के अंदर रजीम चेंज किया। अभी देखें ना, जब से असद रजीम गया है तो उसके बाद जो अभी इन्होंने पपट बिठाया है, तो वो तो बेसिकली इनका अपना बंदा है, ठीक है। तो वो तो खुद कह रहा है कि जी हमारे और इजराइल के जो एनिमीज हैं वो कॉमन है, ठीक है।
इसी तरह इराक के अंदर इन्होंने पपेट जो रजीम बिठाया है, फिर इसी तरह लीबिया के अंदर, अब इजिप्ट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये करते हैं, तो ये इनका ज़हन में था कि हम बड़ी इजीली ईरान का रजीम चेंज कर लेंगे, ठीक है, और लोग शायद इनसे बहुत तंग हैं, तो लोग भी हमारे, आपने देखा होगा कि जब इन्होंने ये पहली रात का अटैक करने के बाद तो जो इन्होंने एड्रेस किया है ना नेतन्याहू ने, उसमें ये बड़ी चीज़ क्लियरली वो ये कह रहे थे कि ईरानी जो लोग हैं हम तो उनके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो वो उठ के अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। To the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. देखिए ये बहुत मतलब कि मायूस कुन चीज़ होती है कि इस तरह के लीडर ऐसी गलत असेसमेंट करते हैं जिसके नतीजे में एक पूरा खित्ता जो है ना जंग की लपेट में चला जाता है। रजीम चेंज जब अगर तो हो जाए तो उसके बहुत सारे राज ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो कभी मंजर आम पर नहीं आते, लेकिन अगर कोई इन द मिडल ऑफ रजीम चेंज कोई चीज़ नहीं हो पाती, ठीक है ना, वो अगर रजीम चेंज फेल हो जाए तो वो उसके इतने भयानक असरात होते हैं ना पूरे खित्ते के ऊपर, और ऐसे ऐसे राज बाहर आते हैं। अभी अब देखें 4-5-6 दिन की अभी जंग हुई है, तो इसमें ये सारे सीक्रेट्स बाहर आना शुरू हो गए हैं कि किस तरह से इनके लोग पेनिट्रेट किए हुए थे, मोसाद इनसाइड द ईरान ऑपरेट कर रही थी, ठीक है, उनके बड़े बड़े नेटवर्क अंदर मौजूद थे जो कि ड्रोन स्ट्राइक्स करवा रहे थे जिस वक्त ये सारा पहली रात का अटैक हो रहा था, और जो इन्होंने हाई प्रोफाइल किलिंग्स की हैं जितनी भी, वो इस पूरे रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थी। और ये जो न्यूक्लियर वाला जो था ना, ये बेसिकली इन्होंने एक मतलब ऑन द फेस एक ऐसी चीज रखी हुई थी ताकि हम ये कह देंगे हम तो हमें इनके न्यूक्लियर से खतरा था, जबकि न्यूक्लियर से तो अभी अमेरिकन इंटेलिजेंस की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां इससे सहमत नहीं है, वो एग्री नहीं कर रही, वो कह रही हैं कि अभी तो ईरान का कोई इरादा नहीं था न्यूक्लियर जो वेपन है बनाने का। तो इसका ये मतलब है कि ये न्यूक्लियर के बारे में नहीं थी, ये जितना भी ऑपरेशन था ये ऑपरेशन रजीम चेंज था जो कि बड़े बुरे तरीके से फेल हुआ और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब तो वाजिद साहब इसका बताएं कि जो वहाँ की अवाम है, ये आयतुल्लाह अली खामनेई जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनकी क़यादत से खुश भी है कि नहीं? देखें एब्सोल्यूट खुश तो किसी भी मुल्क में, क्या अभी ट्रम्प साहब बैठे हैं अमेरिका में तो क्या पूरी पब्लिक अमेरिकन उनसे खुश है? अच्छा, अगर जो ब्रिटेन में जो क़यादत बैठी हुई है तो क्या उनकी पूरी कौम, देख पूरी कौम कभी भी किसी के साथ नहीं होती, इसलिए हर मुल्क के अंदर अपोजिशन भी तो होती है ना। अब अगर आप कहें कि जी आयतुल्लाह अली खामनेई की जो क़यादत है उससे पूरे का पूरा ईरान खुश है, तो ये भी गलत है। हाँ, मैं ये कहूँ कि एक लार्ज स्केल पे मैसिव किस्म की गैदरिंग्स हो रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, ठीक है। एक हल्की फुल्की छोटे मोटे एहतजाज होना या वो तो हर सोसाइटी का एक हिस्सा है, तो लोग उनसे कोई इस तरह से नाला नहीं है। और एक चीज़ ये भी मैं बता दूँ, अगर लोग उनसे नाला हैं भी ना, तो अगर इस तरह से आप रजीम चेंज करेंगे ना, एक फौरन जो पावर आके और उनकी पूरी की पूरी क़यादत को एक ही रात में एलिमिनेट करने के बाद फिर उसके बाद अपना पपेट वहां पे बिठाएगी, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? आप क्या समझते हैं कि ईरानियन उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे? अभी अगर रजा शाह पहलवी के बेटे को ये तैयार किया जा रहा है कि همیهنانم جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه‌ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده و کنترل اوضاع را از دست داده است. آنچه آغاز شده برگشت ناپذیر است. آینده روشن است و ما با هم از این پیچ تند تاریخ عبور خواهیم کرد. और उसकी भी हकीकत ये देखें कि वो टोटल पूरी की पूरी जो फैमिली है वो इनके ज्यूज के कंट्रोल में है। आप देखें आज से कुछ 6 दिन पहले उसकी जो रजा शाह पहलवी जो है ना, उनकी जो बेटी की शादी है वो एक मतलब ज्यू फैमिली है जिनमें हो रही है। तो आप अंदाजा करें कि इसका मतलब है उनसे बहुत सारी चीजें प्रॉमिस की गई हैं पहले से कि आपको हम जो है ना वापस ईरान में इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन ये ऑपरेशन मैं फिर बता रहा हूँ ये बुरे तरीके से फेल हो गया और ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गया अब ये, ठीक है। और ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच के अब ये रुकेगा, इस तरह इससे पहले ये रुक भी नहीं सकता, अब इसको कोई रोक भी नहीं सकता। तो वाजिद साहब जो ईरान के जो काफ़ी बड़े दावे हैं वो कहते हैं कि हमने जो इसराइली जो F-35 जो तैयारे हैं उनको गिरा दिया, और वो अगर ये गिरा दिया तो वो पहली एक नेशन होगी जिसने F-35 को गिराया होगा। आप बताएं कि इन दावों में सच्चाई है? देखिए जी, सो फार अभी तक तो जो क्रेडिबिलिटी है ना ईरानियन मीडिया की वो बिल्कुल ठीक लग रही है, क्योंकि देखें वो तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि हमारे पास उनके पायलट कस्टडी में है जो F-35 बेसिकली तो ये अमेरिकन जहाज है ना। तो अब आप ये समझें कि ये देखें, मैं इजराइल को तो मैं कोई एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानता। तो इजराइल है ना वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम समझते हैं, शायद के हमारे ज़्यादातर व्यूवर शायद ये समझते होंगे कि वो बाकी मुल्कों की तरह एक मुल्क है। इजराइल को बेसिकली वहाँ पे वो स्पीयर हेड है, ठीक है। पहले ब्रिटेन का था, अब वो अमेरिका का है।
अब या इनका मुश्तरका कह लें, ठीक है जी। मैं फिर कहूंगा ग्लोबल नॉर्थ की स्पीयरहेड स्टेट है वो, वहां पे मिडिल ईस्ट के अंदर उसको इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि अगर वो कमजोर होता है तो इसका मतलब है ग्लोबल नॉर्थ कमजोर हो रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर ग्लोबल नॉर्थ की पकड़ कमजोर हो रही है। ग्लोबल नॉर्थ को लीड कौन करता है? अमेरिका। तो इट मींस अमेरिकन टेक्नोलॉजी अगर बैकफुट पे जाती है, जो कि नजर आ रहा है क्लियरली जा रही है। अब आप ये समझें कि F-35 को गिराने के लिए ईरान के पास ऐसा क्या है कि F-35 को एंगेज करने के लिए कोई थोड़े से ही सिस्टम दुनिया में मौजूद है, जैसे S-500 उसको एंगेज करता है जो रशियन है, नीबो है जो रशियन है, ठीक है जी। तो इसी तरह से जो चाइनीज JY-27 जो A, ठीक है, ये सिस्टम भी उसको एंगेज करता है और हिट भी करता है इसको। तो आप ये समझे, और बवार है जो इरानियन इंडिजिनसली जो वो है डेवलप्ड। तो ये 3 4 5 सिस्टम है जो दुनिया में जो इसको एंगेज करते हैं F-35 को। तो आप ये समझें कि इट मींस इनमें से कोई सिस्टम वहां पे इंस्टॉल है, या फिर कहीं ना कहीं से ईरान को हेल्प मिल रही है जिसकी वजह से वो इस काबिल है कि वो F-35 को भी अगर गिरा रहा है। तो अब इनके ये दावे की कली तो ये खुल जाती है कि जब ये कहते हैं जितने भी इजराइलियन मीडिया है या जो भी सो कॉल्ड जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं वेस्टर्न मीडिया, जब वो ये कहते हैं कि जी हमारा ईरान की जो एयर स्पेस है उसके ऊपर फुली कंट्रोल्ड है। मैं तो इस बात को नहीं मानता। अगर फुली कंट्रोल हो तो आपके F-35 क्यों गिर रहे हो? सोचने की बात है। अगर आप कहते हैं कि आपके F-35, वो तो डोनाल्ड ट्रम्प की ट्वीट भी आई थी ना, उन्होंने एक्स पे कहा था कि वी हैव टोटल कंट्रोल ओवर द इरानियन जी, स्काईज। अगर टोटल कंट्रोल है तो F-35 क्यों गिर रहा है? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, F-35 अगर ये कहते हैं कि नहीं गिरा तो ईरान तो उसका प्रूफ दे रहा है। वो कह रहे हैं वी हैव अ पायलट इन कस्टडी, ठीक है जी। और उसके बाद वो कह रहे हैं हम इसका अपने स्टेट टीवी के ऊपर मलबा पेश कर देंगे F-35 का। आप देख लीजिएगा, पूरी दुनिया देख ले कि वो F-35 ही है या क्या है। तो व्यूअर्स, ये वही बात है, अगर सिर्फ एयरक्राफ्ट का कहा जाता तो फिर तो ये बात जरा शक में पड़ जाती। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने भी एयरक्राफ्ट तो भारत नहीं मानता, लेकिन जब वो पायलट सामने दिखाते हैं तो उनको मानना पड़ता है मजबूरन, जिस तरह अभी नंदन का केस था। तो अभी लगता है ईरान में भी शिवांगी पार्ट 2 ही हुआ है। तो वाजिद साहब, जो ईरान के जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिसने इसराइल के मल्टी लेवल डिफेंस सिस्टम्स को ब्रीच किया है, तो इसके बारे में बताएं, क्या ये सच में इतने कैपेबल टेक्नोलॉजी है ईरानियन? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने तो अपने ट्वीट में कहा था कि ईरानियन नेशन हैव सच अ गुड टेक्नोलॉजी बट नॉट एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसके बारे में बताइए। नहीं, देखिए, जंग क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हो रही है ईरान की? मतलब ट्रम्प साहब ये कहना चाह रहे हैं कि इनडायरेक्टली तो हो रही है। इनडायरेक्टली ठीक है, इनडायरेक्टली तो फिर अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है उसको तो हम चाइनीज टेक्नोलॉजी से कंपेयर करेंगे ना, ईरानियन टेक्नोलॉजी से तो कंपेयर नहीं करेंगे अगर इनडायरेक्ट जाना है तो। अगर डायरेक्ट आना है तो डायरेक्टली तो ईरान की कोई जंग नहीं हो रही अमेरिका के साथ। देखें, अमेरिकन एसेट्स इस खित्ते के पूरे के अंदर मौजूद है, उन्होंने किसी अमेरिकन एसेट के ऊपर तो अटैक नहीं किया। तो इट मींस अगर उनका ये कहना है कि जी उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी से अच्छी नहीं है, तो भाई आपको आपके साथ जंग किसने की है? तो क्या आप इतने मजबूर हैं कि आपको नेतन्याहू जो लॉबी है, ज्यूइश लॉबी, उसके ज़ेरे असर है? अच्छा, जैसे आपने क्वेश्चन किया ना कि इनके हाइपरसोनिक, इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, इनकी इतनी मतलब कैपेबिलिटी है कि वो इनके इतने सारे रास्ते में जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें थार्ड भी है, पैट्रियट भी है, उसमें आगे डेविड स्लिंग भी है, उसमें एरो 1, एरो 2, एरो 3 भी है। तो इतने सारे सिस्टम्स को अगर वो ब्रीच करके अपने टारगेट को हिट भी कर रहे हैं और प्रिसाइज टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि इनकी कैपेबिलिटी तो है। अब और किस तरह से वो प्रूव करे अपनी कैपेबिलिटी? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इनका जो फतह 1, फतह 2 जो है ना, इरानियन जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसी तरह खैबर शिकन है, इसी तरह कासम बशीर है, हाजी कासम, इन्होंने एक जो लेटेस्ट इनका डेवलप्ड मिसाइल सिस्टम है जो कि इनके कासम सुलेमानी के ना उनके ऊपर है। फतह 1 को तो वो कहते हैं स्ट्राइक इजराइल मिसाइल। जी जी, वो तो देखें, ये मिसाइल सिस्टम ऐसे हैं, इनकी इतनी बहुत ज्यादा स्पीड है, इनकी 11 मैक टू 15 मैक यानी 15 मैक तक स्पीड जाती है इनकी। तो ये उसकी जब इंटरसेप्शन टाइम ही इतना कम रह जाता है, ठीक है, तो कोई भी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है उसको इंटरसेप्शन के लिए टाइम तो चाहिए ना। तो जब उसकी इतनी ज्यादा स्पीड होगी तो उसका इंटरसेप्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। और दूसरा, इसमें मनूवरेबल जो री एंट्री व्हीकल है ना वो होती है इसमें, जिसकी वजह से ये अपना कोर्स बहुत सडन चेंज करता है। तो इस वजह से ये बहुत कम होता है कि इसको कोई जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंगेज करे। और तीसरी चीज, इनके अंदर लेटेस्ट गाइडेंस सिस्टम होता है। अगर उस एरिया के अंदर जहां इनका टारगेट है वहां पे अगर जो सिग्नल्स जैम भी हो ना, तो फिर भी जो इनके अंदर सिस्टम है ना लेटेस्ट वाला, वो इनको एक्यूरेटली जो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है इनके टारगेट के बारे में। तो ये इसलिए प्रिसाइसली अपने टारगेट के ऊपर जाके हिट करते हैं। और दूसरी ये चीज है कि कोई भी जो सिस्टम है ना
वो अगर उसके ऊपर इतने सारे ऑब्जेक्टाइल एक टाइम के अंदर मतलब उसके इर्द गिर्द फ्लाई कर रहे हो और उसको हिट कर रहे हो, तो वो ओवरवेलम हो जाता है, कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उससे लड़ नहीं सकता। तो ये उनकी इस तरह की स्ट्रेटजी है ईरान की, तो वो एक वक्त में पूरा बराज मारते हैं, ठीक है जी, मिसाइल्स का, और उसके अंदर बहुत सारे मिसाइल ऐसे होते हैं जो वॉरहेड के बगैर होते हैं, तो उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एंगेज रखते हैं। फिर इसी तरह एक ही टाइम में ड्रोन्स उसकी तरफ वो सेंड कर रहे होते हैं, तो वो उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एंगेज करता है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज होता है और वो उसी दौरान वो कुछ मिसाइल ऐसे हैं जो ब्रीच करके अपने टारगेट को हिट कर देते हैं। व्यूअर्स, जो हाइफा पोर्ट है इसराइल का बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब है, जहाँ से वो पूरी दुनिया के साथ 50% से ज़ायद ट्रेड करते हैं। तो वाजिद साहब, जो ईरानियन मिसाइल्स हैं वो हाइफा पोर्ट पे जाके हिट करते हैं और हाइफा की जो ऑयल रिफाइनरी है उसको जाके हिट करते हैं, और उसके जवाब में जो इसराइल है वो ईरान की जो ऑयल फील्ड है उसको हिट करता है। तो ये जो टिट फॉर टैट है, एक इकोनॉमिक जो हब्स को एक दूसरे को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये किस तरफ इशारा है दोनों का? देखिए, ये एक चीज़ तो आपने सुनी होगी कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। जब जंग चल रही होती है ना, देखें सप्लाई लाइन क्या होती है किसी भी मुल्क की, पोर्ट्स, उसकी पोर्ट्स सबसे बड़ी सप्लाई लाइन होती है। और इजराइल को देखा जाए तो इजराइल की तो जो हाइफा पोर्ट है ना, वही उनका इकोनॉमिकल हब भी है, वही उनकी सप्लाई लाइन भी है, उनका सब कुछ हाइफा है। तो हाइफा को जिस बुरे तरीके से ईरान ने टारगेट बनाया है ना, उसकी मतलब आप देखें कि उनकी ऑयल रिफाइनरी को और इनकी मतलब अब हाइफा सिटी को टोटल उन्होंने बर्बाद कर दिया है। उसका ये मतलब है कि ईरान ये उनको मैसेज दे रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी और उन लोगों को जो इजराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये बता रहा है कि हम कैपेबल हैं, आपकी जो ये इकोनॉमिकल शाहराग है ना, इसको भी काट सकते हैं हम, ठीक है। और आप इसमें देखें कि वो इस खित्ते के अंदर मौजूद जो इनकी अपनी ईरान की प्रॉक्सीज है ना, उसको भी ईरान दोबारा से मैसेज ये दे रहा है कि देखें आप थोड़े वक्ती तौर पे कमजोर जरूर हुए, लेकिन आप सब तगड़े हो जाएं, क्योंकि देखें अगर ईरान इन इतने सेंसिटिव टारगेट्स को हिट कर सकता है, तो ये जो बाकी प्रॉक्सीज हैं अगर ये सारी की सारी अगर दोबारा से एक्टिवेट हो जाती हैं, तो फिर आप बताएं कि इजराइल का क्या बनेगा। अब उसमें यमन के हूतीज हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है और बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ये ईरान एक तरह से दोनों साइड पे सिग्नलिंग कर रहा है, मैसेजिंग दे रहा है इनकी इकोनॉमिकल हब को हिट करके। वो अपनी प्रॉक्सीज को भी बता रहा है कि मैं इसको जब चाहूं हिट कर सकता हूं, ठीक है। तो इसलिए, और इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी बता रहा है, और फिर ये भी बता रहा है कि अगर आप मेरी किसी भी जो ऑयल फील्ड को या इस तरह की चीज को जिसको आप ईरान अपने लिए बहुत सेंसिटिव जगह समझता है, अगर उसको आप हिट करेंगे तो आपकी भी सेंसिटिव जगह महफूज नहीं रहेंगी। तो और इसके अगर आप किसी भी चीज को आप ये समझते हैं कि आप इम्प्यूनिटी के साथ हिट कर लेंगे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और वो ये बता रहा है इनको। तो वाजिद साहब, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है कि ऑयल फील्ड को आपको पता है अगर वहाँ पे हिट किया जाए तो जो ऑयल ने तो निकलना ही होता है, वो निकलता रहता है, और लेकिन वहाँ पे आग बुझती नहीं है फिर। जी बिल्कुल, तो आग इसके बुझती नहीं, भयानक लेकिन रीजन पर असर पड़ेगा। वो जरूर है, आपकी बात में इससे एग्री करता हूँ, लेकिन देखें जंग है तो एक दूसरे को नुकसान तो पहुंचाया जाएगा इसमें। और बात यह है कि इन्होंने ईरान की 3 ऑयल फील्ड को हिट किया, तो जिसमें 2 को तो कुछ भी नहीं नुकसान हुआ, एक को माइनर नुकसान हुआ है, उसकी आग थोड़ी उसको लगी है, लेकिन उन्होंने उस पर कंट्रोल कर लिया है ना। अब बात यह है कि लेकिन इनके पास तो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस बारे में। हाइफा पोर्ट के अलावा कौन सा ऐसा काबिल जिक्र जगह है जहां से ये पूरे का पूरा मुल्क इनका चला लेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स, आपको पता ही होगा कि 17 to 20 जून तक जो यूएन की कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसको को होस्ट करे थे सऊदी अरेबिया एंड फ्रांस ऑन पैलेस्टीनियन कोस्ट, तो इस सारे वॉर के जो सिनेरियो है इसकी वजह से वो जो कॉन्फ्रेंस है वो भी पोस्टपोन हो चुकी है। तो इस हवाले से वाजिद साहब, आपको क्या लगता है कि जो इसराइल है वो तो अपने गोल्स को अचीव करने में पूरा कामयाब हुआ है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वक्ती तौर पे आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि उन्होंने गोल अचीव किया, लेकिन आप ये नहीं समझते कि उस कॉन्फ्रेंस में अगर बहुत सारे कंट्रीज उसको टू स्टेट सोल्यूशन को मान भी लेते, तो क्या इजराइल ऑन ग्राउंड सिचुएशन चेंज हो जाती है इजराइल के अंदर या उसके गजा के अंदर या वेस्ट बैंक के अंदर? ऑन ग्राउंड सिचुएशन तो वही रहनी थी ना। लेकिन अभी जो कुछ इन्होंने किया है, तो इसके नतीजे में ऑन ग्राउंड सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अब ये भी तो आप देखिए, ये इवेंचुअली इन्होंने अपना नुकसान कर लिया है। एक कॉन्फ्रेंस को या एक टॉक्स को अगर मुलतवी कराने के लिए आपने ईरान के साथ अगर ये इतना बड़ा जंग छेड़ ली है, तो इसके कुछ आगे कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होंगे, इसके भी तो असरात निकलेंगे ना। तो उन असरात के नतीजे में भी तो आखिर आगे कुछ जो डेवलपमेंट्स होनी है, ये जंग ने हमेशा तो नहीं रहना ना, इस जंग ने कहीं ना किसी नतीजे के ऊपर खत्म होना है ना। उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स होंगी, उसके बाद इसराइल कहाँ खड़ा होगा, एक कमजोर इसराइल कहाँ खड़ा होगा। अभी तो अगर ये यूएन की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो इस वक्त तो तगड़ा इसराइल था ना, तो इस जंग के नतीजे में तो एक कमजोर मरा हुआ इसराइल खड़ा होगा ना, तो वो ग्राउंड सिचुएशन भी तो चेंज हो जाएगी ना। तो ये मैं तो कहता हूं कि ये बल्कि फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ इसमें।
और भाई साहब इसका तो आपको पता ही होगा कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है फ्रांस के, उन्होंने भी इस बारे में जिक्र किया था कि हम पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब तक नहीं करेंगे जब तक सूटेबल कंडीशंस नहीं बनती। Exactly. सूटेबल कंडीशन वो डायरेक्टली इसराइल की तरफ इशारा कर रहे थे कि जब तक इसराइल नहीं जाएगा तब तक नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे। और प्रेसिडेंट मैक्रोन का इशारा इस तरफ भी था कि जब तक कि जो पैलेस्टाइन की बाउंड्रीज नहीं पूरी डिफाइन होती और वो एक फंक्शनल एक स्टेट बन जाता, तब तक वो पूरा यूरोप उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर सकता है। और एक तफैली स्टेट बनाई हुई है इन्होंने उसको, इसको वेस्ट बैंक को भी, वो भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ना उनकी कोई खारजा पॉलिसी है, ना उनका मतलब वो कुछ भी नहीं है, पुलिस तक उनके पास नहीं है। तो इसी तरह की टू स्टेट सोल्यूशन का कोई ये सोल्यूशन थोड़ी ना है, ठीक है। तो अब ये जो कुछ हो रहा है ना, जो मैंने आपको पहले अर्ज किया कि जो कुछ ये अब हो रहा है ना, इसके नतीजे में ऑन ग्राउंड सिचुएशन चेंज होगी। तो व्यूअर्स, जो हमारा हमसाया है इंडिया, हमें उसके बारे में समझने की जरूरत है, तो वो इस सारी सिचुएशन को किस तरह से डील कर रहा है, क्योंकि काफ़ी अर्से से उसकी डुअल फॉरेन पॉलिसी को वो लेकर चलता था, जिसमें वो काफ़ी दफ़ा पैलेस्टाइन के राइट्स को भी डिफेंड करता था, क्योंकि उनकी एक बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो और एट द सेम टाइम वो इसराइली जो ऑपरेशन है उसको भी कहीं ना कहीं ढके छुपे अल्फाज में सपोर्ट कर रहा होता था। तो इस सारी सिचुएशन में वाजिद साहब आप बताएं, जो इंडिया है वो तो बेचारा फंस गया, क्योंकि जो ईरान है वहाँ पे उसकी बड़े स्टेक्स हैं 4 पोर्ट के, और जो इसराइल है वो उसका एक उसके डिफेंस पैक्ट हुए हैं, उसके साथ एक स्ट्रेटेजिक एलाय है। तो आप कैसे देखते हैं इंडिया एज ए कंट्री, अगर तो आप बात कर रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, वेरी नाइस पीपल, वो वाला इंडिया नहीं है अब। जब से हिंदुत्व आई है ना वहाँ पे, उसके बाद से उनका सारा नैरेटिव चेंज हो गया। उनकी सारी, देखें मैं आपको पहले भी अर्ज किया कि इनका थॉट प्रोसेस एक है, मोदी साहब का और नेतन्याहू का। तो अब देखें वो अपने, वो ट्विन ब्रदर्स हैं, वो कैसे उनको छोड़ सकते हैं। ये तो हमारे इरानियन भाइयों को पहले पता होना चाहिए था कि इंडिया उनके मुल्क के अंदर क्या कर रहा है। आपने देखा नहीं, 73 इंडियन हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है जी, स्पाइस चार्जेस हैं उनके ऊपर कि जासूसी के इल्जाम में किसके लिए कर रहे थे, मुसाद के लिए। कहां पे रह रहे थे, ईरान के अंदर। तो अब वो कौन लोग होंगे, वो सारे वेल ट्रेन्ड रॉ के लोग होंगे ना, एजेंट्स होंगे, लेकिन वो डिस्गाइज्ड लाइक अ बिजनेसमैन, ठीक है, या कोई उसमें कोई सिविल सेक्टर के अंदर कोई इंजीनियर होगा, कोई इस तरह की जॉब्स कर रहे होंगे। लेकिन आपने देखा कैसा भयानक चेहरा नजर आता है इंडिया के इस सारे में से। और यही चीज मैं आप उस पहले से अर्ज कर रहा हूं कि देखें, ग्लोबल साउथ वर्सेस जब ग्लोबल नॉर्थ है, तो इंडिया रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री जाके खड़ा हो गया। वो ग्लोबल नॉर्थ के साथ खड़ा हो गया, जो कि डिक्लाइन का शिकार है। अब वो ग्लोबल नॉर्थ का एक पॉन है इस पूरे खित्ते के अंदर। तो अब ईरान जो है वो ग्लोबल जो साउथ की तरफ से एक, आप देखें ना कि अहम मुल्क है, तो वो ग्लोबल नॉर्थ से तो लड़ाई हो रही है। आप इस चीज को समझे पहले। यही मैंने लास्ट टाइम अर्ज किया था, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, जो इनकी फॉरेन पॉलिसी को लेके, कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ये हाल है कि वो ग्लोबल साउथ से लड़ने के लिए ग्लोबल साउथ के मुल्क से ही कह रहा है रशिया से कि मुझे आप हथियार दें, हमने ग्लोबल साउथ से लड़ना है। तो यही अब ईरान को ये पहले समझ जाना चाहिए था। अब चलें, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने अब बहुत सारा इनका जो नेटवर्क है वो बस्ट कर दिया है वहां पे। और दूसरी चीज ये है कि जब चाइना एक साइड से आपको देखेंगे, जहां पे चाइना के मफादात होंगे वहां पे आपको इंडिया उसके अगेंस्ट काम करता नजर आएगा। आप इस चीज को समझें, जहां पे अमेरिका के मफादात होंगे, ठीक है, उस जगह पे जो इंडिया होगा वो अमेरिका के मफादात के साथ खड़ा होगा, आपको नजर आएगा ये क्लियरली। तो अब ईरान के अंदर जहां जहां पे चाइनीज मफादात होंगे या चाइना की कोई डील चल रही होंगी, ये तमाम की तमाम चीजों की जासूसी कहां से हो रही है, ईरान के अंदर से हो रही है। इंडियंस कर रहे हैं, मुसाद के लिए कर रहे हैं। तो ये तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ये हाल हुआ। तो व्यूअर्स, हमने रिसेंट नेतन्याहू का एक बयान देखा जिसमें वो कह रहे थे कि द ईरानियन मिसाइल्स डू नॉट डिफरेंस बिटवीन एन इजरायली अरब एंड एन इजरायली ज्यू। तो वारिस साहब, इसका स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं कि जो पैलेस्टीनियन है वो उसको, और जो वेस्ट बैंक में जो रह रहे हैं वो, और बेसिकली गजा भी, तो वो ये कह रहा है कि ये सब इजरायली अरब्स हैं। मतलब ये इस स्टेटमेंट ने जो उनकी अपनी आइडेंटिटी है जो पैलेस्टीनियंस की, उसको काफ़ी ज़्यादा हिट किया। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक लंबी बहस है, कौन उसमें वहाँ का सन ऑफ सॉइल है, कौन किस तरह से है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जो नेतन्याहू है, ये या तो थोड़े से किसी प्रेशर का शिकार है जो इस किस्म की बातें करते हैं। देखिए, मिसाइल, कौन सा मिसाइल डिफ्रेंशिएट करता है कि ये कौन सा बंदा है उसके सामने खड़ा है। बात ये है, उनके एक्शन से पता चलेगा कि ईरानियन अगर इस तरह से, तो अगर वो जितने मिसाइल उन्होंने मार दिए हैं, तो वहाँ तो हज़ारों की तादाद में कैजुअलिटीज़ होती, लाखों की तादाद में होती कैजुअलिटीज़। तो अब यहाँ से साबित हो रहा है ना कि वो प्रिसाइज कर रहे हैं, वो इनके मिलिट्री एसेट्स को मार रहे हैं, इनके इकोनॉमिकल हब को मार रहे हैं, इनके सिविलियंस लोगों को वो नहीं मार रहे। तो उनकी कैजुअलिटीज की तादाद से पता चल रहा है ना कि अगर 6 दिन से मुसलसल वहां पे मिसाइल लग रहे हैं जो कि दुनिया देख रही है,
तो वो तो एक मिसाइल ही अगर एक किसी भी पॉपुलेटेड एरिया की जो एक हाई राइज बिल्डिंग है उसको एक मिसाइल लगा दिया जाए तो कितने लोगों की उसके कैजुअलिटी होती है। तो ये जो नेतन्याहू है ना, इस तरह की बीमार किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं ये। तो व्यूअर्स, हमने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर यूएसए इस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर इस खिते पे इसके क्या असरात पड़ेंगे। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की वही बहस है। तो अब ये हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन देख रहे हैं। जो नेतन्याहू है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इस सारी सिचुएशन में घसीट कर ले आए हैं, क्योंकि जो रिसेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट्स हैं उससे तो यही साबित होता है कि सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट की तरफ हवाला दे देता हूँ। जो डोनाल्ड ट्रंप ने 3 ट्वीट्स किए उसमें से पहली ट्वीट में उन्होंने कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर ईरान को, और जो दूसरी ट्वीट की उसमें उन्होंने कहा कि वी नो वेयर इज द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इज हाइडिंग। एंड जो तीसरी ट्वीट की उसमें उन्होंने कहा कि नाउ वी हैव कंट्रोल ओवर ऑल ईरानियन स्काइज। एंड जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो कह रहे थे कि ईरानियन जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है बट नॉट एज गुड एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वाजिब साहब इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसको इसराइल इस सारी सिचुएशन में घसीट कर लेके आने में कामयाब हो गया। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि जो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान में कहा कि जो ईरानियन सिटीजन हैं तेहरान से वो फ़ौरन तेहरान को इवैक्यूएट कर दें, खाली कर दें। तो इसके जवाब में जो चाइना की तरफ से एक रिप्लाई आया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। भाई साहब, चाइना ने कहा कि जो चाइनीज सिटीजन्स हैं वो फ़ौरन इसराइल को इवैक्यूएट कर दें, खाली कर दें। तो आपको ये क्या सिचुएशन नजर आ रही है कि चाइना और रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व होने जा रहे हैं? अच्छा देखें, जिस तरह से आप बता रहे हैं ना कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान है कि जी आप तेहरान को खाली कर दें, उसका जवाब तो आयतुल्लाह साहब ने उसी रात को दे दिया था ना। اونهایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستن میدانن که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه ضربه कि देखें अब जो सिविलियंस होते हैं ना, लोग उनमें हर किस्म के लोग होते हैं ना। कुछ लोग उसमें बीमार भी होंगे, कुछ उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो लोग दाएं बाएं बाकी शहरों के अंदर उनके रिलेटिव्स भी होते हैं, तो लोग मूव करते हैं। तो वो देखे तेहरान में भी मास किस्म की मूवमेंट हो रही है ना, लोग इधर उधर जा रहे हैं। तो तल अवीव में भी यही कुछ हो रहा है। बहुत सारे आप पूरा इसराइल देखें वो इधर निकल रहे हैं दूसरे मुल्कों की तरफ, ठीक है, वो चलता रहता है जंग में। और जो आपने कहा कि जी जिस तरह से चाइना ने कहा कि तमाम जो चाइनीज सिटीजन हैं वो इसराइल खाली कर दे, देखें वो भी चले उस तरफ ही इशारा है कि अब जो जंग है ये फैलने जा रही है। ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। अब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई डिक्टेटर तो नहीं है ना, एक इलेक्टेड सदर है ना। तो जब इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उनकी जो नेशनल इंटेलिजेंस का इदारा है उनका, ठीक है, तुलसी गैबर्ट की रिपोर्ट है उनकी टेबल के ऊपर पड़ी, जिसमें तमाम उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की इनपुट है उसके अंदर। अब आप समझें कि उसके अंदर जो CIA है, FBI है और बाकी जितनी भी उनकी जो इदारे इस चीज़ को देखते हैं, अब वो रिपोर्ट ये कह रही है कि ईरान के ऊपर गलत टाइम में हमला किया गया है। ईरान का कोई इरादा नहीं था न्यूक्लियर वेपन बनाने का। तो जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने टोटली उसको यानी कि इसके बारे में ये कह दिया कि आई डोंट केयर, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रंप अगर अपनी ही इदारों की पेश की गई रिपोर्ट्स को कहते हैं कि आई डोंट केयर, उन्होंने कहा कि मुझे तुलसी गैबर्ट की कोई परवाह नहीं है, आई नो कि वो बना रहे हैं, मतलब Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this one. The material that they've gathered already, it's a tremendous amount of material, and I think within a matter of weeks, or certainly within a matter of months, they're going to be able to have a nuclear weapon. We can't let that happen. What intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. एग्जैक्टली तो ये आप एक चीज नोट करें कि जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट हैं, जो इदारे हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टैंड से अपने आप को थोड़ा साइड पे कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे। उसने हमेशा सदर तो नहीं रहना ना, ठीक है। तो उसको आप ये देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप आज सदर हैं, कल सदर तो नहीं होंगे ना। तो जब सदर नहीं होंगे तो इस चीज के ऊपर उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछा भी तो जाएगा ना कि जब आपको आपके तमाम इंटेलिजेंस के इदारे ये कह रहे थे कि वहां कुछ नहीं है, तो फिर आप उस जंग में क्यों गए। और बाय द वे, प्रेसिडेंट ट्रंप अगर इस जंग में आना चाह रहे हैं ना तो बड़े शौक से आए। उनके अपने मुल्क के अंदर आग लगी है इस वक्त। आप ये समझे कि जो मतलब के द मोस्ट वोकल पीपल है ना वहां के, आप सुने नाम उनके, थॉमस मैसी हैं, अच्छा जी, इल्हाम उमर हैं, रो खन्ना हैं, टक्कर कार्लसन हैं, अच्छा जी, इसमें स्टीव बेनेन है, मार्जरी टेलर हैं, बर्नी सैंडर हैं, और इस तरह के मैं अगर गिनते जाएं तो हम ये डजन्स ऑफ मतलब हंड्रेड्स ऑफ लोग हैं। मतलब कि आप इस तरह के लोग हैं, आप इनको क्या समझते हैं कि ये वो लोग हैं, इनमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी फ्यूचर में प्रेसिडेंट बनेंगे,
ठीक है। तो जिन्होंने अपने अपने आप ये इलेक्टेड नुमाइंदे हैं अपने अपने इलाकों के, और उनकी टोटल पूरी की पूरी कांग्रेस अलग कर रही है अपने आप को इस स्टैंड से कि जी हम किसी की जंग में क्यों जाएं। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप साहब अगर इस जंग में आ भी जाते हैं ना, तो उनके अपने पीछे बहुत हालात खराब हो जाएंगे। और दूसरा इसमें ये देखें, अगर अमेरिका एक्टिवली इस जंग के अंदर खुद शामिल हो जाता है जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो क्या चाइना आराम से खामोशी से बैठा देखता रहेगा? आपने देखी आज की ये रिपोर्ट भी ये भी आ रही है कि चाइना ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ना, वो बहरुल काहल में उनको मूव कर दिया है। उसमें देखें, एक फिलीपीन पे है, एक कोरिया में है, एक जापान की कोस्ट में। अब ये आप ये समझें कि ये उनके एसेट्स हैं, चाइनीज नेवल एसेट्स हैं। जो इनका फुजियान जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम लगा हुआ है। आप उसको अंदाजा करें कि ये अगर वो मूव कर देते हैं यहाँ पे चाइना, तो जब अमेरिकन एसेट्स मूव करेंगे ना इस खित्ते के अंदर, तो आप देख लीजिएगा कि उनको बड़े बड़े सरप्राइज मिलेंगे इस समुद्र के अंदर। ठीक है जी। अब ये सोच समझ के अमेरिका ने आना है, जिसने भी आना है ना इस खित्ते के अंदर, अब ये सोच समझ के। अभी आप ये चीज देखें, अभी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज अभी खुली है, ठीक है। तो जब ये अगर जंग फैलती है तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद हो सकती है, बाबुल मंदब बंद किया जा सकता है। वहां पे देखें हौथी बैठे हैं बाबुल मंदब पे, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है यानी जो आबनाए हुर्मुज है, वहां पे ईरान उसको कभी भी बंद कर सकता है। आपने अभी ये भी ईरानियन स्टेट टीवी ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि हमने वहां पे बारूदी सुरंगें लगा दी हैं, तो वो जिस दिन भी उसको एक्टिवेट कर देंगे कोई जहाज वहां से नहीं गुजर सकेगा। तो आप ये भी इस चीज को भी ज़हन में रखिएगा कि 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल ट्रेड जो है ना, वो आबनाए हुर्मुज से होती है। तो पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस का, एनर्जी प्राइसेस का क्या कबाड़ा होने वाला है अगर ये जंग, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इस जंग में घुसते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में ये भी हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। एक तरफ जो ईरान में उनकी असम्बली में प्रेसिडेंट जो पज़ेशकियान है वो कहते हैं तशक्कुर पाकिस्तान। مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. और वहाँ पर नारे लग रहे होते हैं। तो और दूसरी तरफ IRGC के जो आपने रिसेंटली सुना होगा, वो कहते हैं कि इफ इजराइल कैरीज आउट न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान देन पाकिस्तान विल कैरी आउट द न्यूक्लियर अटैक इन रिप्लाई ऑन इजराइल। सो इस सारी सिचुएशन में जो हमारे फील्ड मार्शल हैं वो इस वक्त वाशिंगटन में बैठे हैं। आज जो उनकी मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। Pakistan's Chief of Army Staff, Field Marshal Asim Munir, has arrived in Washington for a 5-day official visit aimed at strengthening military and strategic ties between Pakistan and the United States. तो आप क्या देखते हैं कि बड़ी हमारे लिए एक मुश्किल सूरत-ए-हाल बन गई है? देखिए, कोई मुश्किल नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ग्लोबल साउथ का बड़ा अहम मुल्क है, ठीक है। मतलब आप कैसे इमेजिन कैसे कर सकते हैं कि जहाँ पे चाइनीज़ मफादात हैं या चाइना जहाँ पे खुद बैठा हुआ है जिस चीज़ के बारे में, तो पाकिस्तान दूसरे कैंप में या दूसरी साइड पे कैसे खड़ा हो सकता है? और पाकिस्तान, ईरान एक ऐसी पाकिस्तान की पोजीशन है जिसको पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है। और बाकी हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब जो वहाँ पे मौजूद है ना अमेरिका के अंदर, वो एक प्लान विजिट था। वो कोई देखें, ये जंग 4-5 दिन पहले लगी है, तो ये 4-5 दिन पहले तो डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन तो वाजी साहब इसका इम्पैक्ट बड़ा बुरा जाता है। इस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब रशिया पहुंचे थे तो फौरन उसने रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया था, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा जाता है। देखिए, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ईरान के ऊपर अटैक में अमेरिका तो शामिल नहीं है ना अभी तक, ठीक है। डायरेक्टली कोई देखे, वो सिचुएशन दूसरी थी। वहाँ पे जिस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त मौजूद थे, तो उस मुल्क ने दूसरे मुल्क पे अटैक कर दिया था। यहाँ पे वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, तो अमेरिका ने तो किसी कंट्री पे अभी तक अटैक नहीं किया। और उनकी ये प्लान विजिट था और उनकी बहुत सारी मीटिंग्स बाकी जगहों पर भी हुई हैं, लेकिन उनके प्रेसिडेंट साहब से, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी जो मीटिंग है उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, लेकिन उसमें ईरान भी डिस्कस हो रहा है। आप ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के मतलब इतनी अहम शख्सियत वहाँ पे मौजूद हो और व्हाइट हाउस के अंदर और अभी इस वक्त वहाँ पे ईरान डिस्कस ना हो रहा हो। तो ये समझें आप कि ये आपको आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान की पोजीशन से पता चल जाएगा कि पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है। और मोस्ट लाइकली पाकिस्तान इसी साइड पे खड़ा होगा। पाकिस्तान कभी भी ईरान के कॉज को या इस चीज़ को, ग्लोबल साउथ को, इनको कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। देखें, हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ कंसेशंस हों, कुछ बातचीत ये चल रही हो कि ठीक है हम कहीं पे इन्वॉल्व होते हैं, किसी न किसी जगह पे हम इस मामले को ठंडा करने में आपकी मदद करते हैं, हम किसी जगह पे कोई पीस डील करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में हर मुल्क, जो भी हमसाया मुल्क होता है, उसका हक होता है
कि वो जिस तरह से कतर बड़ा इन्वॉल्व होता है इन चीज़ों के अंदर, आपने हमेशा देखा होगा, सऊदी अरेबिया इवन इन्वॉल्व होता है, उनके वज़ीर ख़ारजा बहुत मतलब के एक्टिव होते हैं। इवन चाइना ने देखें ये तो ऑफर कराई है ना कि हम मीडिएट करने के लिए तैयार हैं पीस डील, और रशिया ने करवाई है। तो उसमें देखें पाकिस्तान तो डायरेक्टली, क्योंकि हमारा तो उनके साथ बॉर्डर है और फिर हम तकरीबन मिलती जुलती सेम कौम है, और फिर वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारे भी बहुत सारे मुकद्दस मकामात वहाँ पे हैं, हमारी बहुत सारी मतलब एक कम्युनिटी वहाँ जाती है, तो हम सब लोग वहाँ जाते हैं। तो इसलिए और एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो पर्शियन में है, ठीक है, तो इस तरह के ताल्लुकात हैं उनके साथ हमारे। तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए कि अगर वहाँ पे हमारे अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सब वहाँ बैठे हैं वाशिंगटन में, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी बात ही हो रही होगी कि इसका कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। तो ये तो नहीं वो कह रहे होंगे ना कि हम शामिल होते हैं, आए उनके ऊपर अटैक करें। तो ये तो एक मतलब कि सेंसलेस बात है ना, जो लोग अब इसमें से कोई भी कुछ निकालता जाए, ठीक है, अगर वो वहाँ बैठे हैं तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इस चीज़ को आप नेगेटिव लेंस से ही देखें, ठीक है। तो हो सकता है वहाँ पे ये भी बात चल रही हो कि ठीक है हम कोई बीच में पड़ते हैं, हम कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, हम इसको बेहतर करते हैं चीज़ को, हम कोई पीस डील करवाते हैं, ताकि देखें ये इवेंचुअली तो ये जंग खत्म होनी है ना, तो ये होनी चाहिए ना। तो व्यूअर्स, आपने ये हमारा वीलॉग देखा और आपने देखा कि किस तरह से इस खिते के डायनामिक्स वर्क कर रहे हैं, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज। तो व्यूअर्स, जो ग्लोबल नॉर्थ है उसको इस तरह का ग्लोबल साउथ चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी में पीछे हो, कमज़ोर हो और हर चीज़ में वेस्ट पर डिपेंडेंट हो। जिस तरह से ये कंट्रीज़ जो ईरान और चाइना और रशिया, ये कंट्रीज़ अगर पाकिस्तान भी उभरने की कोशिश करती हैं तो ये ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज़ उनकी लेग पुलिंग स्टार्ट कर देती हैं। तो इसी के साथ हम ये व्लॉग कंक्लूड करते हैं, और ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है और हर लम्हे के साथ जो नई न्यूज़ सामने आ रही है, नई डेवलपमेंट सामने आ रही है, तो जैसे कोई न्यू डेवलपमेंट आती है तो व्यूअर्स वो हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। अगर ये वीडियो आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।